तो कि मोदी साहब तुम्हारे साथ तो कभी डरने वाला है नहीं, उसके अंदर हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। आप कायदे लेके आइए। आपने सोचा पहले है कि हम गोश्त बंद कर डालेंगे तो ये मर जाएंगे, आपने सोचा कि ट्रिपल तलाक का कानून लेके आएंगे तो मर जाएंगे, आप CA NRC का लेके आएंगे तो मर जाएंगे, अब आप ये लेकर आ रहे हैं लव जिहाद तो हम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, हम ख़त्म नहीं होंगे, हम हमारा लव जारी रखेंगे। देश के लिए हमारा जो लव है वो हमारा रहेगा। अब उसको आपको क्या नाम देना है आप नाम देते रहिए। देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी मैदान के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये हमारे सबके लिए बहुत अभिमान की बात है कि जिस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर रखा गया है, विख्यात अगर कोई विश्वविद्यालय होना चाहिए तो वो डॉक्टर बाबा साहब, क्योंकि उनका नाम जुड़ा हुआ है। और वो नाम कितनी मेहनतों से मिला है ये मराठवाड़ा की पूरी जनता अच्छी तरह से जानती है। हकीकत ये है कि उसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज वो लोग आ रहे हैं जो इस नाम का विरोध करते थे, जिन्होंने आंदोलनें चलाई है कि नहीं, ये विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज वही लोग इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए और जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वहाँ पर ये इलेक्शन कैसे जीते। हम तो पहली मर्तबा ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको ये बात समझ में आ रही है कि विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह का कारोबार चलता है। अब शुरुआत के तौर के अंदर ये अगर देखा जाए तो जब वोटिंग लिस्ट तैयार की गई, वो वोटिंग लिस्ट के ऊपर नज़र डाली गई तो हमारा विश्वविद्यालय से, महामहिम राज्यपाल से, सरकार से एक सवाल है। मैंने खुद ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को निवेदन दिया था और ये कहा था कि जब बच्चा ग्रेजुएट होकर पास होकर निकलता है, आप उसको सर्टिफिकेट देने के लिए उससे कुछ फ़ीस लेते हैं, चाहे वह 100 रुपये हो, 10 रुपये हो, 50 रुपये हो। अगर ग्रेजुएट आपके यूनिवर्सिटी से हो रहा है तो उसी वक्त उसके आप ग्रेजुएशन का जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो इलेक्शन के लिए काम आता है, वही टाइम के ऊपर क्यों नहीं करा देते हैं कि ऑटोमेटिकली जब वो डिग्री लेता है, डिग्री जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर जाती है, वो लड़के का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो लड़का और वो लड़की कभी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बाहर निकलने वाले जितने भी दलित समाज के बच्चे हो, मुसलमान हो, पिछड़ी जाति के हो, आदिवासी हो, इन लोगों को इस लोकतंत्र के हिस्से से दूर रखा जाए। हम हमारी मर्ज़ी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, विश्वविद्यालय के कुछ लोगों को, जो टीचर्स है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको अपने हाथों में लेंगे, किसका नाम रखना है, किसका काटना है। तो ये धंधे पिछले 10-15 सालों से चलते आ रहे हैं। हमने खुद ने अपना रजिस्ट्रेशन पिछले टाइम कराया है, अब ये टाइम के ऊपर नाम गायब है। कितने सारे लोगों की ये शिकायतें हैं। क्यों? एक मरतबा इलेक्शन कार्ड जब बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो ज़िंदगी भर के लिए रहता है। जब तक आप अपना एड्रेस चेंज नहीं करेंगे, आपके नाम के अंदर करेक्शन नहीं रहेगा, तो आपका इलेक्शन कार्ड रहता है। ये बार बार हर 5 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का क्यों? तो ये इसलिए किया जा रहा है कि इस आमदारकी की जो पद है, इस आमदारकी की पद के ऊपर कोई कुणाल खरात जैसा लड़का चुनकर नहीं आए। कुणाल खरात को कैसा दूर रखा जाए, या शारिक नक्शबंदी ने कभी है तो इस चुनाव के अंदर हिस्सा लेगा तो ये कभी जीत नहीं पाए। तो ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। हमने आज लोगों के अंदर अवेयरनेस करने का काम किया है कि आज जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, आप अगर इसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर देखेंगे तो कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, आप ये मानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत, दुविधाएं, परेशानियां अगर किसी को हो रही है तो वो हमारे दलित भाइयों को, जो बच्चे बच्चियां अलग अलग ज़िलों से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, या मुसलमानों के इश्यूज़, वो लोग जो आज ये कह रहे हैं कि हमको मत दो, यहाँ पर क्या वजह है? आज वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे हैं तो मुसलमान के लीडर लगे हुए हैं। जब यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रही थी तो बताइएगा कि कौन सा नेता जो आज इस चुनाव के अंदर खड़ा हुआ है जिसने ये मांग किया था कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आना चाहिए? आपकी सरकार थी, चाहे वो आज राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हो, कांग्रेस के या शिवसेना के उम्मीदवार हो। ये लोगों ने बताना चाहिए कि किसने इसको आने से रोका था। आपकी सत्ता थी, आप लेके आ सकते थे एक विश्वविद्यालय, लेकिन उस वक्त तो किसी ने भी, अगर आज वो विश्वविद्यालय आ जाता तो आज इतने सारे बच्चों को उसका फ़ायदा होता। विश्वविद्यालय का नाम क्या है ये अहम नहीं है इसके अंदर।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर आ जाती तो इम्तियाज़ जलील कभी उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर हिंदू नाम है करके। यहाँ की छोटी जहनीत के लोग जिन्होंने शिक्षा से जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो खासदार के पद के ऊपर तक चले गए, विरोध इस बात के लिए किए कि नहीं इसके अंदर मुस्लिम शब्द है। देखिए, एक पुरानी ज़माने की एक यूनिवर्सिटी है, उसका अगर नाम है तो आप नाम से ज़्यादा उसका कार्य देखिएगा क्या है करके। अगर वो आज विश्वविद्यालय आ जाता तो औरंगाबाद के विकास के अंदर, औरंगाबाद के शिक्षण क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा विकास होता और बहुत सारे गरीब बच्चों को इसका फ़ायदा होता। तीसरी बात यह है कि हमने बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे हैं शहर के अंदर। मतलब देखिए, राजनीति भी किस तरह से अपना चेहरा बदलती है, अपना रूप बदलती है, अपना रंग बदलती है। मतलब 3 बड़े बड़े नेताओं की हमने तस्वीर देखे हैं, उसके अंदर आदरणीय शरद पवार साहब है, उसके बाजू सोनिया गांधी है, उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब है। अब ये तीनों को अगर आपने अलग अलग नज़रिए से देखे तो शरद पवार साहब कांग्रेस से अलग क्यों हुए? क्योंकि मुझे सोनिया गांधी नहीं चलती थी, लेकिन अब साथ में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति इस बात के ऊपर थी कि हम ये कांग्रेस का विरोध करेंगे, राष्ट्रवादी का विरोध करेंगे, लेकिन अब वो भी दोनों के साथ में अगर आ गए हैं करके। अब मैं ये तीनों उम्मीदवारों के जो प्रचार यहाँ पर चल रहे हैं, ये एक स्टेज के ऊपर ये नेता आए कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के, और इन्होंने एक स्टेज के ऊपर खड़े रह के ये घोषणा करे कि ये इलेक्शन जो है ये औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ का है या शिवसेना औरंगाबाद को जो नाम दी है उसका है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह के उन्होंने बता देना चाहिए, या कैंडिडेट्स ने बता देना चाहिए कि मैं औरंगाबाद का उम्मीदवार हूं या जो नाम शिवसेना चाहती है शहर को देना उसका उम्मीदवार हूं। ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह के एक नाम के ऊपर समझौता नहीं कर सक रहे हैं, तो आप बताइए ये स्टूडेंट्स के मुद्दों को कहाँ तक लेकर जाएंगे? आपको देखिए, 2014 में जब मैंने अपना चुनाव लड़ा था, मैंने पूरे मेरे YouTube के पूरे विजुअल्स निकाल के मैंने मीडिया को बताया था कि मैंने 2014 से 2019 जब मुझे विधानसभा के अंदर जाने का मौका मिला आप लोगों की वजह से, तो मैंने किन किन मुद्दों को वहाँ पर उठाया है करके। दुनिया से कोई चीज़ छुपी नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। अब ये जो उम्मीदवार खड़े हैं, इन्होंने बताना चाहिए हमको कि मुझे 5 साल 6 साल का समय मिला था, मैंने आपके ये मुद्दे बताया है, उठाया है करके। और ऐसे बोलिए मत, आप स्क्रीन लगाइए, वो स्क्रीन का इंतज़ाम हम करके देते हैं आपको, पूरा उसका जो भी खर्चा आएगा हम करवा के देते हैं। हमारे खर्चे से आप मीडिया वालों को बुलाइए, उनका नाश्ता पानी भी अगर करने का है, जो भी मीडिया का हॉल अरेंज करने का है, हम करवा के देंगे। लेकिन आप बताइए कि 6 साल के अंदर कितने आपने कितने स्टूडेंट्स के मुद्दों को आपने विधान परिषद के अंदर उठाया है? आज इतने सारे इश्यूज़ को अगर हम देखेंगे यहाँ पर की नेट सेट PhD धारकांना मागील 10 वर्षापासून भरती नाही, आप नेट करवा ले रहे हैं लोगों को कि नहीं? हर साल बेचारे हज़ारों की तादाद के अंदर नहीं, लाखों की तादाद के अंदर लोग जाके नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस उम्मीद के ऊपर कि अब मैं पास हो गया तो मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा करके। अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो कॉलेजेस के अंदर कैसे हो रहे हैं? ऐसे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं कि पोस्ट तो निकलती है लेकिन आपको 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये देना पड़ता है। हर शिक्षण क्षेत्र का यही धंधा चल रहा है। यानी कि कुणाल खराज जैसा जो PhD पास हुआ लड़का है, वो ज़िंदगी में कभी अगर ईमानदारी से अगर वो एक लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको इन शिक्षण सम्राटों को 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपये देंगे तब जाकर ये शिक्षा के अंदर है तो आगे बढ़ेंगे करके। मतलब अब पैसा लो, जो आ रहा है उनको अपना एक शिक्षक बना डालो और वही शिक्षकों को फिर मजदूर की तरह इस इलेक्शन के अंदर यादियाँ दो और यादियाँ देकर उनको पूरे उसके अंदर दौड़ाओ कि अब हमारे लिए काम करो करके। एक शिक्षक का दर्जा क्या होता है आप देखिएगा। उस दर्जे को इतना नीचे गिरा दिए है कि आपने चाइना के अंदर अगर मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन अगर कोई है तो वो टीचर्स का है, सबसे ऊंचे मकाम के ऊपर, बाकी और किसी का भी नहीं है। ना नेता आते हैं वहाँ पर, ना MP MLA, कुछ भी नहीं है, सब शिक्षकों के नीचे आते हैं। और एक हमारा एक देश ऐसा बना दिए है कि टीचर्स को मजदूरों की तरह उनको यादियाँ दो और वो यादियों के ज़रिए है तो उनका काम करवा के लो करके। हमारी सिर्फ ये अनुरोध है लोगों से कि हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दी गई है कि ये इलेक्शन में हमारा क्या है, हम जीत सकते हैं क्या, बहुत प्लानिंग लगती है। अब यही सोच जो थी ये वो सोच है जो हम औरंगाबाद से कभी है तो खासदार चुन के आ सकता है क्या?
तो उस वक्त भी लोग हमको सवाल उठाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, आरोप लगाते थे कि अरे ज़बरदस्ती के है, कोई ऐसा हो सकता है क्या करके। लेकिन क्या हुआ, आज ईमानदारी के साथ अगर कहे, अरुण बोडे, गौतम खरात साहब, अगर इनका समाज अगर नहीं रहता तो हम कभी भी नहीं बन सकते थे। ये समाज ने पूरी ताकत के साथ हमारा साथ दिया तो आज हम वहाँ पर लोकसभा तक पहुँचे हैं, और हम ज़िंदगी भर इस बात को कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन आज जो एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, नहीं हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हम इसके अंदर आ सकते हैं क्या, तो हम सिर्फ लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि एक मर्तबा एक कोशिश करके देखिएगा। और कोशिशें कहते हैं ना कि ख़स्मे वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। तो एक बार एक कोशिश हमने कामयाब करके दिखाए है, ये कोशिश भी हमारी पूरी रहेगी। जितना भी ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ग्रेजुएट्स है, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर आपने हमारे जो उम्मीदवार है कुणाल खरात, उनको आप भारी मतों से कामयाब करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से कुणाल खरात का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी, सेकंड पीएचडी, पहली एक पीएचडी हो चुकी है, अब मैनेजमेंट साइंस के अंदर एक सेकंड पीएचडी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमारे में से कोई भी इतना शिक्षित नहीं होगा जितना, अगर ऐसे लड़कों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप बताइए जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका शिक्षण कितना कहाँ तक हुआ है, कि हर ठेकेदार ही मतलब वहाँ पर जाएगा, जितने भी बड़े बड़े गुत्तेदार हैं वो भी अब शिक्षा के उसके अंदर चले जाएंगे, तो कहाँ पर हमारे मसले हल होने वाले हैं। वो मसलों को हल करने के लिए हमको सभी जाति, धर्म, मज़हब के लोगों से हम ये अनुरोध करेंगे कि एक शिक्षित लड़के को अगर आप वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी देते हैं तो वो छात्रों के लिए भी लड़ेगा, विश्वविद्यालय के नाम को ऊंचा करने के लिए भी पूरी कोशिश करेगा। यही हमारे आपसे अनुरोध है। आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा सा बोलिए। या ठिकाणी कुणाला जिंकून आणायचे आहे, कुणाला धक्का बसणार आहे, कोणी पडणार आहे हे महत्त्वाचं नाही। आमच्या कॅन्डिडेटसाठी आम्ही पूर्ण ताकदीने आम्ही काम करणार आहोत। आम्ही ठेका नाही घेतलं ना, आम्ही ठेकेदार नाही आहे की आम्ही काँग्रेसचा ठेका घेतलेला आहे किंवा राष्ट्रवादीचा ठेका घेतलेला आहे किंवा शिवसेनेला आपल्याला वर करायचे आहे। आम्ही असा काही नाही आहे ना, उसमें आमची वेगळी पार्टी आहे। आम्हाला कुठे निवडणूक लढायची आहे नाही लढायची आहे ते आम्ही निर्णय घेणार आहे। आम्ही असं नाही आहे की आम्ही निवडणूक लढण्यासाठी उद्धव साहेब आम्ही इथे लढू का, पवार साहेब आम्हाला सांगा ना आम्ही इथे किती सीट्स लढायचे आहे, किंवा सोनिया मॅडम आम्हाला सांगा ना उसमें आम्हाला इथे मत मिळतील का, नाही। आमची वेगळी पार्टी आहे। आणि तसाच प्रकारचे हे आरोप जे आहे ना बिहारमध्ये, आणि बिहारमध्ये आम्ही काय करून आलेले आहे हे आपल्याला माहीतच असेल की पवार साहेबांची पार्टी कमीत कमी मला असं वाटतं की 150 सीट्सवर निवडणूक लढली बिहारमध्ये। शिवसेनेचे आमच्यापेक्षा जास्त सीट्स ते लढले बिहारमध्ये। चंद्रकांत खैरे साहेबही तिथे बिहारमध्ये आले होते प्रचारासाठी, आणि सगळं जितके कॅन्डिडेट्स होते सगळ्यांची डिपॉझिट जप्त झालेली आहे। एकाही कॅन्डिडेट निवडण्याचा तर खूप तयारीसाठी जो काही वेळ द्यायला पाहिजे तो दिला गेला आहे। तुम्ही तुमच्या बिहारच्या इलेक्शनमध्ये भेट होते तेव्हा जर तुम्ही हा कमिटमेंट केलं असतं की ही तयारी आहे तर त्याला तेवढा वेळ मिळाला असता मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी। ही स्ट्रॅटेजी का हे करण्यात आली, आणि एकदम कुणाल खरातचं नाव एक दिवस आधी नव्हतंच आणि दुसऱ्या दिवशी कुणाल खरातने आपला फॉर्म घेऊन आला आणि त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी तुम्ही डिक्लेअर केलं, हे अचानक कसं का? आणि हे देखिए तकरीबन 6 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी स्टूडेंट विंग के जितने भी पदाधिकारी हैं, और इस मीटिंग के अंदर हमने तय किए थे कि इस बार का पदवीधर निवडणूक हम लड़ेंगे करके। उस वक्त हमको पता भी नहीं था कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है करके। उसमें जब हमने आंकड़े निकाले कि इससे पहले के इलेक्शन के अंदर जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, उससे पहले कितने वोट मिले थे, तो हमको ये एहसास हुआ कि अगर हम पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं तो कुणाल खरात जैसे लड़के, जो पढ़े लिखे लड़के हैं,
जो एक यूनिवर्सिटी के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम समाज के लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लड़कों को आमदार बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि बिहार के अंदर हमारी पूरी यूनिट वहाँ पर गई थी, क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो है वो नेशनल लेवल का एक इलेक्शन था। उसके अंदर कुणाल खरात खुद एज ए जो यहाँ का कैंडिडेट था, उसको भी ये पता था कि मेरे लिए प्राथमिकता जो है कि मैं बिहार के अंदर जाकर इस मूवमेंट के अंदर मैं शामिल हूँ करके। तो वो भी अमौर कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसकी जिम्मेदारी कुणाल खरात के पास थी। कई गाँवों के अंदर वो 20 दिन तक कुणाल खरात और उसकी टीम जितनी भी थी वो कैसी जगह के ऊपर रहे बिहार के अंदर। आपको बिहार का इलेक्शन ख़त्म हुआ, हम सब अलग अलग जगहों से एयरपोर्ट के ऊपर आए और वहीं पर यह तय हुआ कि भाई अभी इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे को इलेक्शन उतरना है करके उसमें। तो हम आए औरंगाबाद को, औरंगाबाद में आते ही हमने ये कर डाले है। अब आप जो कह रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, हम हर पत्ता थोड़ी इतनी आसानी से खोलने वाले हैं। हमारी तैयारी क्या है ये आपको 2014 में भी तो कहते थे लोग, 2019 में भी तो कहते थे कि इनकी तैयारी क्या है, ये इलेक्शन में कैसा उतर रहे हैं। हाँ तो हम हाँ 2 बार कैसा हो गया, 2 बार कैसे हो गया? नहीं नहीं इस बार कुणाल खरात के साथ भी होगा। देखिए एक इलेक्शन में जब उतरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम पूरी तरह से ये दावा करके उतर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इलेक्शन में जब उतरा था 2014 के अंदर, हमने लोगों को एक नारा दिए थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे करके, जीत और हार का जो भी फैसला होगा। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं आप कोशिश ही मत करिए, आप घर पे बैठिएगा, साहब वो तो लड़ रहे हैं ना, उनको लड़ने दीजिए ना करके, तो नहीं, हम भी लड़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। आज नहीं तो कल हमारे को समझ में आएगा कि हमारा पोजीशन कहाँ है, हमको कितना वीकनेस है, कहाँ पे है करके। हमने ये इलेक्शन का निर्णय लेने से पहले हमारे जालना, नांदेड़, बीड़, परभनी जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, हमारे स्टूडेंट विंग के मेंबर्स हैं, उनको बुला के एक मीटिंग उनके साथ लिए और सबसे राय मशवरा लिए कि भाई हम ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर काम करेंगे, आप इसके अंदर मेहनत करेंगे। ये सब ने इत्तेफाक राय से बताया कि साहब हम पूरा करेंगे करके। और सिर्फ पूरा करेंगे नहीं, उनको ये भी बता दिया गया है कि जहाँ पर जिस ज़िले से अगर कम वोटिंग आएगी तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पद लेके बैठ गया हूँ और मैं जिला अध्यक्ष हो गया हूँ और अब मैंने इलेक्शन लड़ाओ मत लड़ाओ करके। उनको लिस्ट दे दी गई है कि बीड़ के अंदर इतने वोटर्स हैं, जालना में इतने वोटर्स हैं, अब आपका काम है आप वहाँ पर कितनी ताकत करके लड़ाएंगे करके। हाँ, जो काम करेगा वो मजलिस के साथ रहेगा, जो नहीं काम करेगा वो घर पे बैठेगा। एक राजकीय प्रश्न आहे, भाजपकडून लव जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी होते, दुसरीकडे शिवसेना विरोध करते। लव जिहादच्या संदर्भात मला फक्त हे सांगायचे आहे की हे भारतीय जनता पार्टीला लव काय असतं ते माहीत नाही। त्यांनी देशासाठी कधी आपला लव दाखवलेला नाही, संविधाना बाबतीत त्यांनी कधीही आपला प्रेम दर्शवला नाही, दाखवला नाही। आणि अशी पार्टी जेव्हा अशा प्रकारच्या लव जिहादचं हे एक नया कायदा कानून आणतं तर आम्हाला फक्त हे विचारायचं आहे की आपण हे कायदा आणलेला आहे। आम्ही अमित शाह साहेब, मोदी साहेबांना हे प्रश्न विचारतो की आता कायदा आलेला आहे, तुम्ही या कायद्याखाली सर्वप्रथम एक एक्झाम्पल सेट करण्यासाठी आपल्या पार्टीमध्ये जे वरिष्ठ नेते आहे ते मुख्तार अब्बास नख्वी ज्यांनी लव जिहादची सुरुवात केली भारतीय जनता पार्टीमध्ये, शाहनवाज हुसैन ज्यांनी लव जिहादची सुरुवात केली आणि इतके मोठे पदावर घेऊन बसलेले आहे, त्यांची बायको जे आहे ना ते दुसऱ्या जातीची धर्माची आहे। मग आम्हाला हे विचारायचं आहे की भारतीय जनता पार्टीमध्ये लव जिहाद चालणार पण दुसऱ्या कोणीही ते करू नये। आता तुम्ही कायदा आणलेला आहे, तुम्ही एक एक्झाम्पल सेट करण्यासाठी त्यांच्यावर कडक कारवाई करा। मुख्तार अब्बास नख्वीला आणि शाहनवाज हुसैनला जेलमध्ये टाका या कायदा कानून खाली, आणि नंतर आपण बघू ना, आपण लोकांना सांगता येईल आपल्याला की बाबा देखा हे आमच्या पार्टीमध्ये होते, त्यांच्यावर आपण कडक कारवाई केलेली आहे। गंभीर विषय आहे, त्या विषयाच्या बाबतीत कोणीही बोलू नये। म्हणजे आपण आज अनएम्प्लॉयमेंटच्या बाबतीत बोलत आहे का की इतकी बेरोजगारी वाढलेली आहे, लाखोंच्या संख्येने लोक बेरोजगार झालेले आहे पूर्ण देशामध्ये। आज जे महंगाई वाढलेली आहे, इकॉनॉमी आपण कशा रिवाईव्ह करता येईल,
करोनाची भीती इतकी आपल्याला दाखवण्यात येत आहे की ते लस कधी येणार, आता पुन्हा लॉकडाऊन होणार, लोकांमध्ये एक भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. पण काय आहे की आपण फक्त लव जिहादच्या बाबतीत आता डिस्कशन करणार आहे. तुम्ही बघा, मी आपल्याला सांगतो की 8 दिवस आता हे सगळं जितकं इश्यूज आहे ते सगळं इश्यूज जे आहे ते थंड बस्त्यामध्ये गेलेले आहे. आपण काय डिस्कस करणार आहे, लव जिहाद असे केसेस आणणार आहे की बघा काय आहे. आपल्याकडे कायदे कानून खूप आहे या देशामध्ये की CRPCचा काय कायदा आहे त्यामध्ये आहे, आपण ॲक्शन घेऊ शकतं की कोणीतरी फोर्स्ड कन्व्हर्शन करत असेल तर. आपल्याकडे IPCचे सेक्शन्स आहे, अनेक सेक्शन्स आहे ज्या कायद्याखाली आपण हे सगळं कारवाई करू शकतं. पण एखादा कुठेतरी असं झालेला असेल आणि त्याला सगळ्याला एक असं मोठं स्वरूप देऊन एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट करण्याचा हे उद्देश आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की मोदी साहेब, तुम्ही सत्तेमध्ये आलेला आहे, तुम्हाला जितकं कायदे कानून जे आणायचे आहे तुम्ही आणा, पण या समाज घाबरणार नहीं. तुम्हारे साथ तो कभी डरने वाला है नहीं उसके अंदर. हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे. आप कायदे लेके आइए. आपने सोचा पहले है कि हम गोश्त बंद कर डालेंगे तो ये मर जाएंगे. आपने सोचा कि ट्रिपल तलाक का कानून लेके आएंगे तो मर जाएंगे. आप CA NRC का लेके आएंगे तो मर जाएंगे. अब आप ये लेकर आ रहे हैं लव जिहाद, तो हम ख़त्म हो जाएंगे. नहीं, हम ख़त्म नहीं होंगे. हम हमारा लव जारी रखेंगे. देश के लिए हमारा जो लव है वो हमारा रहेगा. अब उसको आपको क्या नाम देना है आप नाम देते रहिए. ठीक है. एजुकेशन माफिया जो है तो 20-25 लाख में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं, 20-25 लाख नहीं है. अगर कोई होगा 20-25 लाख वाला दुकानदार तो बताइएगा उसके अंदर. मेरे हिसाब से उसका रेट ज़्यादा है उसमें. मैं यही कह रहा हूँ. देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज शिक्षण क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा का स्तर नीचे गया है उसकी मुख्य वजह यही है कि ये ठेकेदारों ने कॉलेजेस खोल डाले हैं, ये ठेकेदारों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल डाले हैं. अब मैं कितना भी शिक्षा हासिल कर लूँ, डबल PhD कर लूँ, अगर मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्ज करता हूँ तो सबसे पहले ना मेरा रिकॉर्ड देखा जाता है, ना मेरे सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है देखा नहीं जाता है. मैंने थैली कितनी बड़ी लेकर आया हूँ, 25 लाख देंगे, 30 लाख देंगे, 40 लाख देंगे, ये हकीकत है, ये सच्चाई है. कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इससे छुटा नहीं है. तो ये चीज़ को बंद करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छे सख्त कानून ये वो लाने की ज़रूरत है. और जब कोई शिक्षित लड़का अगर इस क्षेत्र के अंदर आता है जो सही तरीके से नुमाइंदगी वहाँ पर कर सकता है, कोई ठेकेदार या कोई कंडोम का कारोबार करने वाले लोग अगर आ गए तो फिर मेरे हिसाब से ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है. मुस्लिम आरक्षण विषयी प्रश्न आहे. अब्दुल सत्तारांनी शिवसेनेत जाण्यापूर्वी राजीनामा देताना सांगितलं होतं की मुस्लिम आणि मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा. नवाब मलिक होते, त्यांनी पण विरोधात असताना मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली होती. असलम शेख यांनी पण केली. आता हे तिन्ही नेते मुस्लिम सत्तेत असताना मुस्लिम आरक्षणाची हे मुस्लिम समाजाला जे लोक आज काँग्रेसला, मुस्लिम समाजातले जे पुढारी किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत आहे, त्यांना हे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे की 2014 ते 2019मध्ये मीही आमदार होतो आणि विधानसभेमध्ये जेव्हा आम्ही बसायचं तर हे जे मुस्लिम पुढारी होते ते नवाब मलिक असू द्या किंवा अब्दुल सत्तार असू द्या, आरिफ नसीम खान असू द्या, अबू आसिम असू द्या, हे सगळं लोक उभे राहायचे आणि देवेंद्र फडणवीसला विचारायचे की तुम्ही का मुसलमानांना अन्याय करत आहे, तुम्ही का रिझर्वेशन देत नाही. म्हणजे त्यांचे रेकॉर्डेड मेसेजेस आहे की भाषण इतकं मोठं जोरात की मतलब त्यांची जे लोकांना असं वाटायचे की बाबा बघा की किती आपल्यासाठी ते भांडत आहे, लढत आहे. आता आम्हालाही प्रश्न विचारायचे आहे की मध्ये जेव्हा विरोधी पक्षामध्ये होते तर खूप जोरात ओरडायचे आणि कुणाकडून मागायचे तर भारतीय जनता पार्टीकडून, ज्यांना मुसलमानांची काही देणं घेणं नाही. ते आपला शत्रू नंबर 1 कुणाला मानत असेल तर या देशामध्ये राहणाऱ्या जे मुसलमान आहेत त्यांना शत्रू मानतं, त्यांच्याकडून ते रिझर्वेशन मागत होते. आता तुम्ही सत्तेमध्ये आलेले आहे ना, मग का देत नाही? मग असंच लोकांना उल्लू बनवण्याचा धंदा करत आहे का? म्हणजे त्यावेळी इवन शरद पवार साहेबांनी म्हटलेलं होतं, काँग्रेसचे सगळे वरिष्ठ नेत्यांनी भाषणे आहेत त्यांचे, पृथ्वीराज चौहाननी भाषण केलं होतं की मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे हैं. विखे पाटील त्यावेळी काँग्रेसमध्ये होते, आता ते गेलेले आहे. सगळे जे मोठे मोठे पुढारी आहेत त्यांचे भाषणं आहे, यूट्यूबवर तुम्ही बघा की मुसलमानांच्या बाबतीत कसं हे करायचे आहे. तर आम्हाला हे सांगायचे आहे की मतलब जब विरोध में रहेंगे
तो जनता को सिर्फ घुमाने के लिए अब सत्ता में है, एक दिन के अंदर ये फैसला कर सकते हैं। आप ऑर्डिनेंस लेकर आइए, आपके पास तो पूरा बहुमत है, पूरा बहुमत है। आप एक्ट बना कर है तो मुसलमानों को जो कोर्ट ने 5% का रिजर्वेशन दिया है उसके तहत दे सकते हैं। और ये सवाल अब मैं नहीं पूछना चाहिए, वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी लगा के जो राष्ट्रवादी के पीछे घूमने वाले, जो छोटे छोटा पद हासिल करने के लिए, साहब ये चेयरमैनशिप मिल जाएंगी क्या, साहब ये पद मिल जाएगा क्या मुझे, साहब ये पुलिस स्टेशन का मेरा काम है, ये मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, यही जो लफड़े करने वाले जितने नेता है उसके अंदर मुसलमान समाजों के, उनको है तो शर्म आनी चाहिए और उन्होंने पूछना चाहिए कि भाई कल हमको भी जनता के बीच में जाने का है करके। उसमें सिर्फ कौम की दलाली करने का काम छोड़ दीजिएगा उसके अंदर, ये धंधा जो कौम को बेचने का काम करते हैं ये सब बंद कर दीजिएगा उसके अंदर। अब जाके है तो वट से है तो खड़े रहिएगा शरद पवार साहब के सामने की साहेब या समाज तुमच्या सोबत होता मागच्या 70 वर्षामध्ये। कांग्रेस को पूछिएगा 70 सालों से बोलना एमआईएम तो थी नहीं करके, एमआईएम तो अभी आई है बोलना, उसमें हमने तुम्हारा साथ दिया, हमारे पूरे समाज ने तुम्हारा साथ दिए है, तब तुम जाके सत्ता बनाते थे। अब बताओ बोलना है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं जब कोर्ट ने कह दिया है करके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।